वो तो कुछ भी नहीं है। असल में दंगाई सोच के सूत्रधारों ने तो पूरा शहर जलाने की प्लानिंग कर रखी थी। इन दंगाइयों के पास हथियार थे, तलवारें थी। ये पुलिस वालों की हत्या करना चाहते थे। और ये बात हम ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे हैं। तमाम बातें खुद बेंगलुरु पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखी है। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि दिल्ली में दंगे हुए, लखनऊ में हिंसा हुई। आखिर इस सोच के पीछे कौन है? कौन इस देश की नींव को तोड़ने की सुपारी लेकर बैठा है? आज हम इसकी परत दर परत खोलने वाले हैं। कोई कह रहा है कि बेंगलुरु में आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले को सर से कलम कर दिया जाएगा, उसे मैं 51 लाख का इनाम दूंगा। जरा याद कीजिए, इसी देश में कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। क्या कुछ लोग इस देश में फैसला ऑन द स्पॉट करने वाली जहरीली सोच के साथ मैदान में उतर गए हैं? उतरेंगे नहीं, उतर गए हैं। हालांकि 51 लाख के इनाम की घोषणा करने वाला शाजेब रिजवी यूपी की पुलिस के डर से दुम दबाकर भागता फिर रहा है, फरार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में आग लगाकर संविधान की रक्षा होगी? आखिर इस बारूदी सोच का सूत्रधार कौन है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। दंगाई सोच से आजादी कब? हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं आज सवाल पूछता हूं इस देश की जनता के सामने, इन बारूदी सोच वालों से, इन दंगाई सोच वालों से, कि सोच से आजादी कब, जो सिर्फ और सिर्फ दंगे की बात करती है। संविधान बचाने के नाम पर यह सुप्रीम कोर्ट को ताक पे रख देते हैं। आखिर ये कैसी जहनियत है, ये कैसी सोच है जो अपने ही देश में आग लगाने पर आमादा है? संविधान और देश बचाने की आवाज बुलंद की जाती है और फिर सड़कों पर उतरकर आग लगाई जाती है। लेकिन आज इस बारूदी सोच की हर परत हम उतारने वाले हैं, क्योंकि बेंगलुरु दंगे पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बेंगलुरु की एफआईआर में कहा गया है कि 800 दंगाइयों की भीड़ ने विधायक का घर घेरा था। इस भीड़ के मंसूबे बहुत ही खतरनाक थे। ये भीड़ हथियारों और तलवारों से पूरी तरह लैस थी। पूरे राज्य को खून खराबे की आग में झोंकने की योजना थी। पुलिस वालों को जान से मारने की हुई थी कोशिश। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने एसडीपीआई को हिंसा का जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही खुलासा हुआ है कि हिंसा के आरोप में गिरफ्तार एसडीपीआई के कलीम पाशा की पत्नी कांग्रेस की पार्षद हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दंगे की पूरी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी और बस एक चिंगारी भड़कने का इंतजार किया जा रहा था। अब बेंगलुरु में एसडीपीआई को बैन करने की मांग जोर पकड़ चुकी है। साथ ही ये कहा जा रहा है कि दंगाइयों से पैसा वसूल कर नुकसान की भरपाई की जाए। कर्नाटक सरकार भी जल्दी ही इस पर फैसला लेने वाली है। ಈಗ ಯಾರು ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ರ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ अगर किसी ने भड़काऊ पोस्ट लिखी तो कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जरा देखिए, इस देश में लोगों को भड़काने का कैसा गंदा खेल खेला जा रहा है। मेरठ में शाहजेब रिजवी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि आपत्तिजनक पोस्ट लिखने वाले का सर कलम करने वाले व्यक्ति को वो 51 लाख रुपए इनाम देगा। ये गंदी सोच का शख्स अब यूपी पुलिस के डर से भागा फिर रहा है। लेकिन जरा याद कीजिए, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। उस युवक को जो हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, उस युवक का जो सर कलम करके लाएगा उसे मैं 51 लाख रुपए का नकद इनाम दूंगा। लेकिन सवाल है कि आखिर समाज में बारूदी सोच क्यों आ रही है? राम मंदिर का भूमि पूजन होता है तो तस्लीम रहमानी इसे काला दिन बताते हैं। मुनव्वर राना अयोध्या पर फैसला सुनाने वाले पूर्व चीफ जस्टिस को अपशब्द कहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कहते हैं कि सरकार ने ताकत के दम पर सुप्रीम कोर्ट से मंदिर के पक्ष में फैसला करवा लिया।
और सिर्फ मंदिर ही क्यों, CAA, NRC के नाम पर लोगों को भड़काकर दिल्ली में सुनियोजित दंगा करवाया गया। लखनऊ में नियम कानून ताक पर रखकर प्रदर्शन करने के आरोप में मुनव्वर राणा की दोनों बेटियों फौजिया राणा और सुमैया राणा पर केस दर्ज हुआ। सवाल है कि आखिर इस भड़काऊ तंत्र का उपचार क्या है? दिल्ली और बेंगलुरु में हिंसा करवाने वाली सोच पर वार कब होगा? अब इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, दंगाई सोच से आजादी कब? तो इसी पर हो गया आज देश की सबसे बड़ी बहस, दंगाई सोच से आजादी कब। लेकिन इस समय राष्ट्रपति संबोधन दे रहे हैं, 40 सेकंड के लिए उसे सुनते हैं। हम सबका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। यह बहुत आश्वस्त करने वाली बात है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व अनुमान करते हुए समय रहते प्रभावी कदम उठा लिए थे। इन असाधारण प्रयासों के बल पर घनी आबादी और विविध परिस्थितियों वाले हमारे विशाल देश में इस चुनौती का सामना किया जा रहा है। राज्य सरकारों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई की, जनता ने पूरा सहयोग दिया। इन प्रयासों से हमने वैश्विक महामारी की विकरालता पर नियंत्रण रखने और बहुत बड़ी संख्या में लोगों के जीवन की रक्षा करने में सफलता प्राप्त की है। यह पूरे विश्व के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण है। राष्ट्र उन सभी डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का ऋणी है जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनमें से अनेक योद्धाओं ने इस महामारी का मुकाबला करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये हमारे राष्ट्र के आदर्श सेवा योद्धा हैं। इन कोरोना योद्धाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। ये सभी योद्धा अपने कर्तव्य की सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों की जान बचाते हैं और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। ऐसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आपदा प्रबंधन दलों के सदस्य, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी, डिलीवरी स्टाफ, परिवहन, रेल और विमानन कर्मी, विभिन्न सेवा प्रदाता, सरकारी कर्मचारी, समाज सेवी संगठन और उदार नागरिक अपने साहस तथा निस्वार्थ सेवा के प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जब गांव और नगर में कामकाज रुक जाता है और सड़कें सुनसान हो जाती हैं, तब अपने अथक परिश्रम से ये कोरोना योद्धा सुनिश्चित। तो ये था राष्ट्रपति का संबोधन और अब विश्लेषण सुनते हैं। दंगाई सोच के सूत्रधारों का विश्लेषण सुनिए। पहले देश के एक तबके के मन में डर भरा जाता है, फिर भड़काऊ बयानों से लोगों को उकसाया जाता है। मंदिर के भूमि पूजन को काला दिन बताना इसका उदाहरण है। मंदिर की नींव रखी जाती है, उसको तोड़ने की बात हो जाती है। सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सवाल उठाए जाते हैं। सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन सभ्यता के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस को जिस असभ्य भाषा के साथ संबोधित किया जाता है वो शर्मनाक सोच है, वो गलत सोच है। कहा जाता है कि सड़कों पर उतरो क्योंकि संविधान खतरे में है। NRC और CA में यही हुआ। हिंसा को जायज ठहराने की भी कोशिश की जाती है। क्या कुछ लोग देश को कमजोर करने की सुपारी लेकर बैठे हैं? आज इस डिबेट को, इसी सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा है, शोएब दमई है, सुमैया राणा है, अतिकुर रहमान है इस चर्चा के अंदर, शहजाद पूनावाला भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं संबित पात्रा सबसे पहले आपके पास आता हूं। संबित, मेरा सवाल बहुत सीधा है। क्या इस देश में कुछ लोग देश को कमजोर करने की सुपारी लेकर बैठे हैं? यही सवाल है मेरी डिबेट का। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहले तो मैं आपको, आपके पैनलिस्ट और आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को आज बधाई देना चाहूँगा। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है। अभी हम माननीय महामहिम राष्ट्रपति को सुन रहे थे। मैं प्रणाम भी करना चाहूँगा राष्ट्रपति महोदय को, वो हम सबकी अच्छाई की बात कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है और परसों 16 तारीख है। 16 तारीख का एक बहुत बड़ा महत्व है हिंदुस्तान के इतिहास में। 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे। और मैं कहूंगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं जरा गूगल करके पता लगाएं कि ये डायरेक्ट एक्शन डे क्या है। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब भारत के विभाजन का विषय चल रहा था, कैबिनेट कमीशन में मीटिंग चल रही थी, तो जिन्ना ने एक कॉल दिया था कि आपको अपना डर दिखाना है,
अपने खौफ को हिंदुस्तान में फैलाना है, आपको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं ताकि हम बंगाल का पूरा पोर्शन पाकिस्तान में मिला सके। नतीजा रहा कि हजारों हजार हिंदुओं का कत्लेआम कलकत्ता के सड़क पे हुआ। इसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। आज भी कहीं ना कहीं ये जो डरे हुए लोग हैं, मैं किसी भी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, ये जो डरे हुए लोग हैं, ये जो डराने का काम कर रहे हैं, ये डरा हुआ व्यापार अपने आप में ही डराने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, मैं 20 सेकंड में अपनी बात को खत्म करूंगा, मगर एक साइंटिफिक मैंने क्लासिफिकेशन किया है कि ये जो लोग हैं इनका स्तर किस किस प्रकार से है। इसमें सबसे ऊपर जो रहता है उसका नाम है जिन्ना राजनेता। उसमें ओवैसी जी भी हो सकते हैं, उसमें तस्लीम रहमानी भी हो सकते हैं, उसमें ताहिर हुसैन भी हो सकता है, जिसका मकसद होता है कि डिवाइड करना है इंडिया को और मेरे राजनीतिक फायदे के लिए। उसके नीचे सेकेंड कैटेगरी में आता है बारूदी बुद्धिजीवी। वो अपने आप को बुद्धिजीवी और स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, मगर वो होता है बारूदी बुद्धिजीवी। वो भड़काता है और बारूद लगाता है। थर्ड नंबर पे आता है डिस्टोरियन। हम उसे इंग्लिश में हिस्टोरियन कहते हैं, मगर इरफान हबीब जैसे लोग वो डिस्टोरियन होते हैं। वो कहते हैं अरे अच्छा, अगर मुगल राज नहीं होता तो फिर रक्षाबंधन ही नहीं होता। मुगल के समय इंडिया का जीडीपी सबसे अच्छा था। इंडिया महान तभी था जब मुगल थे। फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीन बता दूं। फोर्थ में पत्थरबाज होते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं, जिनका आपने फोटो अभी दिखाया हुआ है। फिफ्थ पे आतंकवादी होते हैं, याकूब मेमन जैसा आतंकवादी, बुरहान वानी जैसा। और लास्ट सिक्स्थ नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसको मैंने हगिया रुदाली कहा है, इनके पास परमानेंट विक्टिम कार्ड होता है। ये मारते भी हैं और छाती पीट के रोते भी हैं कि हाय हमारे ऊपर ही आक्रमण हुआ। सुमैया राणा, इससे बड़ा क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। ओके, मैं सुमैया राणा का रुख करता हूं। सुमैया राणा जी, मैं आपका रुख करता हूं। आपके पिताजी ने जो बयान दिया वो हम सबके सामने है। बेंगलुरु के अंदर जो कुछ हुआ वैसे ही कुछ लखनऊ में भी करने का कोशिश हुआ। वहां तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, तो उसने दंगाइयों से ही पैसे वसूलने की जब से योजना बनाई है तो मामला शांत हो गया है। दिल्ली के अंदर भी उसी तरह का घटनाक्रम हुआ। क्या आपको लगता है जो योगी आदित्यनाथ ने नीति अपनाई वही बेंगलुरु में नीति अपना लेनी चाहिए, दंगाई सुधर जाएंगे? पीपल शुड फॉलो योगी आदित्यनाथ, स्टेट शुड फॉलो योगी आदित्यनाथ। दो बातें मैं आपसे करूंगी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले दो बातें आपसे करूंगी कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि जितनी खामोशी से आप संबित पात्रा जी को सुन रहे थे, उतनी खामोशी से मुझे भी टाइम देंगे और सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे और मेरी आवाज़ धीमी नहीं करेंगे। अगर इजाज़त हो तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे चीखने चिल्लाने का कोई शौक नहीं है। आप बोल ही रही हैं, बोलिए। ठीक है अमीर जी। देखिए, जो कुछ भी बेंगलोर में हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक और सख्त मजम्मत की बात है। जिस तरीके से वहाँ पर सोशल मीडिया से बात उठती है और उठ करके वो किस तरह ग्राउंड पे आकर के एक समुदाय दूसरे समुदाय पे के लोगों पर अटैक करता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान जो भी हो। मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि सोशल मीडिया पर धार्मिक पोस्ट पर पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। उस पर कोई भी समुदाय अगर दूसरे समुदाय पर, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, अगर किसी के धर्म, उनके भगवान, उनके गॉड पर किसी भी किस्म की टिप्पणी करते हैं या उनके प्रॉफिट्स पर, तो उस पर एक सख्त कानून बनना चाहिए। सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए होना चाहिए और उसका यूटिलाइजेशन तमाम और तरीक़ों से किया जा सकता है, वो होना चाहिए। इस कानून के बन जाने से ये होगा कि कम से कम कुछ कमी आएगी, क्योंकि अब क्या होता है, आधी से ज़्यादा जो जनरेशन है वो बैठ करके सोशल मीडिया पे करती है काम सारे, और आईटी सेल्स तो माशाअल्लाह हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने बात की योगी आदित्यनाथ जी की, मुझे बहुत इस वक्त सोच करके हंसी भी आ रही है कि जिस कोर्ट को आप लोग कह रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि पोस्टर्स उतारे जाएं, उसके बाद भी आज की तारीख तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उन पोस्टर्स को नहीं हटाया। आप पर एफआईआर हुई है कि आपकी किसी बहन पर एफआईआर हुई है? मैं जानना चाह रहा हूं, मैंने आपको खामोशी से सुना। सवा मिनट सुनिए, मेरे ऊपर भी एफआईआर है, मेरी बहन के ऊपर भी एफआईआर है, और 3 दिन एफआईआर हैं। मैं जानना चाह रहा हूं आप पे एफआईआर क्यों हुई है? आपको तो जानकारी है बहुत ज्यादा। नहीं, मैं आपके मुख से सुनना चाह रहा था कि किस कारण से हुई थी। संवैधानिक रूप से आंदोलन करने बैठे थे सीए और एनआरसी के खिलाफ।
वहां पर हमने कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो उन्होंने धाराएं लगाई हैं कि हमने पुलिस वालों के काम में अवरोध डाला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उल्टे वो पुलिस हमारे कंबल चोरी करके भाग रही थी। मेरी गलती ये थी कि मैं उन बूढ़ी औरतों के लिए पुलिस के पीछे भागी थी कंबल छीनने के लिए। मतलब कि हमारे कंबल आप वापस करिए और हमको आप कह रहे हैं कि पुलिस कंबल छीन रही थी, आप पुलिस के पीछे भागी थी। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 144 धारा लगी हुई थी। 144 की धारा को आप ब्रेक करते हुए आप लोगों ने पुलिस पर अटैक करा था, इसीलिए आप पर ये एफआईआर हुई है। आप भी एक मॉब को लीड कर रही थी। अमीर जी 17 तारीख को 17 जनवरी 2020 को 144 नहीं थी, उसके अगले दिन लगी है। हम बैठ गए थे 17 जनवरी 2020 को। तो पहली चीज तो जिस वक्त धरना शुरू हुआ था उस वक्त कोई धारा 144 नहीं लगी हुई थी। एक बात मैं और जोड़ दूं, तो बेंगलुरु के अंदर जिन्होंने थाना फूंक दिया वो सोच बारूदी थी कि नहीं थी? लोग इकट्ठा हो गए धारा, जिन्होंने बेंगलुरु में थाना फूंक दिया उस सोच के बारे में आप क्या बोलेंगी? जिन्होंने दिल्ली में लोगों के मकान फूंक दिए, क्या बोलेंगी? मैं बार-बार ये बोल रही हूं। जिन्होंने दिल्ली में दुकानें फूंक दी, क्या बोलेंगी? लखनऊ में आप जैसे लोगों की वजह से, आप लोगों के भाषणों की वजह से वहां पर पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, हमारी ओबी वैन जला दी गई, क्या बोलेंगी? किस वजह, उसकी वजह पे आप गए? तो किस वजह से? कानून का सहारा लीजिए ना। धार्मिक वजह में फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे आप लोग। नबी के लिए जान देने को तैयार हो जाती है, उसको भड़काने का काम क्यों किया गया? क्या, कैसे भड़काया गया? भड़काने का काम क्यों किया गया? जो कौम अपने नबी की शान में नहीं सुन सकती उसको भड़काया क्यों गया? क्यों शुरुआत की गई? तो कोर्ट है ना, कोर्ट नबी की शान में अगर गुस्ताखी हुई तो कोर्ट जाइए, किसी ने मना नहीं करा, आपत्ति नहीं है। पुलिस थाने जाइए, एफआईआर कराइए। संबित पात्रा, फिर यही बात तो हुई ना कि देश में पूरी तरीके से एक अनस्टेबिलिटी है, एक अराजकता का माहौल चल रहा है, उसमें आपने एक शोषण छोड़ा। अराजकता कौन फैला रहा है, अनस्टेबिलिटी कौन कर रहा है? संबित पात्रा। और मैं बार-बार बोलती हूँ, दोनों तरफ से जो इस तरह की हरकत करते हैं उनके लिए सख्त सजा का प्राविधान होना चाहिए। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। ध्यान से सुना, लेकिन जो वजह है उसको भी सख्त सजा होनी चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो इस तरह की भड़काऊ पोस्ट डालते हैं। उसकी सजा का तो ऐलान कर ही दिया है कि उसकी गर्दन चाहिए। चलिए अमीश भाई, आप मैं बोल लूं प्लीज? धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मैंने मिस राणा को बड़े ध्यान से सुना, मैं एक एक करके उत्तर देता हूं, थोड़ा वक्त दीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। नंबर 1, इन्होंने कहा सोशल मीडिया के ऊपर तो धार्मिक पोस्टिंग्स को लेकर बैन लग जाना चाहिए और उसमें किसी प्रकार से भी नबी के खिलाफ या किसी और के खिलाफ किसी प्रकार की भड़काऊ बातें नहीं होनी, वाजिब बात है। यहां तक तो अंत में उन्होंने कहा कि जो, सुनिए मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए जरा। इन्होंने कहा बेंगलुरु में जो हुआ वो इस कारण हुआ क्योंकि नबी के खिलाफ कुछ भड़काऊ पोस्टिंग्स डाले गए थे, जो कि मैं भी कहता हूं बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। मगर आपको पता है, आप में से कितने लोगों को पता है, मैं व्यूअर्स से पूछ रहा हूं, कि ये जो पोस्ट डाली गई थी, जिसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये एक पोस्ट के उत्तर में डाली गई थी और जो पोस्ट था वो कन्नड़ में लिखा हुआ था और चित्र भगवती दुर्गा माँ के और लक्ष्मी माँ के थे और इतने गंदे चित्र और इतनी भद्दी बातें उसमें माँ के लिए कही गई थी कि मैं यहाँ इसको रिपीट नहीं कर सकता, ना वो तस्वीर दिखा सकता हूँ। उसके उत्तर में किसी ने, नवीन जिसका नाम है, उसने भद्दा टिप्पणी किया जो अनुचित है। आईटी सेक्शन के अंतर्गत केस चलना चाहिए था। यहाँ टिप्पणियों की बात हो रही है। देखिए यहाँ मिस राणा बैठी है, मुझे माफ करिएगा राणा जी, आपके पिता का मैं सम्मान तो करता हूं, मगर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, मुझे ये बोलना आवश्यक है। राणा जी, आपके पिता ने अभी चंद दिनों पहले मंदिर को लेकर जो टिप्पणी कही थी, मैं हूबहू वही टिप्पणी कर देता हूं, करना नहीं चाहिए मगर कर देता हूं, क्योंकि आपके पिता ने कहा है। आपके पिता ने कहा ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो तवायफ जितने में बिकती है उससे भी कम पैसे में बिक गया। तवायफ जितने में बिकती है उससे भी कम पैसे में भारत का चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे भी कम पैसे में बिक गया। आप एक महिला हैं, मेरी बहन जैसी है, उसके सामने मुझे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किंतु हिंदुस्तान को जानना चाहिए ये जो बारूदी बुद्धिजीवी हैं वो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ से कंपेयर करते हैं। मैं तवायफ को बुरा नहीं मानता हूं, वो जो किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को मैं जज करने वाला कोई नहीं, मगर ये कहना कि बिकाऊ है, ये कहना कि वो तवायफ से भी गया गुजरा एक चीफ जस्टिस है, नंबर 1। और याद करिए, साजिद रशीदी ने चंद दिनों पहले कहा था ये चीफ जस्टिस और ये जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया है ये तो बोगस जजमेंट, ये तो बोगस जजमेंट। और दे दीजिए सुमैया,
मैं सुमैया जी की अनुमति से और 10 सेकंड लूंगा, फिर सुमैया जी कह सकती है, सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। सुमैया जी, आप ये बताइए, आपने बताया कि आप कंबल बांट रही थी और यूपी के पुलिस ने कंबल चोरी करके आपके कंबलों को लेके भागी। देखिए, इस देश में ये नैरेटिव सेट किया गया है, याकूब मेमन भी कंबल ही बांट रहा था, और ये जो बुरहान वानी था बेचारा, वो हेडमास्टर का बेटा था, वो भी कंबल ही बांट रहा था। हाफिज सईद भी पाकिस्तान में कहता है कि मैं थोड़ी बम फोड़ता हूं, मैं कंबल बांटता हूं, चावल बांटता हूं, मैं तो मदर टेरेसा हूं गरीबों का। तो ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को हमें समझना है और देखना। ओके ओके ओके, सुमैया राणा, जवाब। संबित जी, कंबल बांटना कोई जुर्म है क्या? संविधान में कहीं लिखा है, किसी कानून की किताब में लिखा है कि कंबल बांटना जुर्म है? पहले तो आप इसका जवाब मुझे दे दीजिए। आपने मुझको याकूब मेमन से मिला दिया, आपने तमाम ऐसे लोगों से मिला दिया जो जिनकी एक पूरी कहानी है पीछे, सब जानते हैं, आप भी, देश भी। तो आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? पहली चीज़ तो नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, आपकी ये कहानियाँ आप चाहे जितनी बना लीजिए बैठ करके, ये भारतीय जनता पार्टी और अंधभक्त को समझ में आती होगी। ये लॉजिकल बात करिए। कंबल छीन कर भागती हुई पुलिस की वीडियो है, उस वीडियो में पुलिस से मैं जा करके ये कह रही हूँ कि ये तानाशाही नहीं चलेगी, आप ये कंबल वापस करिए, ये लोगों के ओढ़ने के लिए है, उन महिलाओं के लिए जिनके लिए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने की बात करते थे। साहब के बयान पर कुछ नहीं बोली मुनव्वर राणा की साहब, छीन करके पुलिस भाग रही थी, आप उसको यहाँ जस्टिफाई मत करिए बैठ करके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, आप कंबल बांट रही थी, आपके साथ बहुत जुल्म हो गया कि कंबल, आपके पास तो सारे जवाब हैं, आप बैठते ही हैं तैयारी करके। सर नहीं, बिल्कुल तैयारी करके आपको भी बैठना चाहिए बहना, और मैं आपको बहन की तरह पूछ रहा हूँ। मुनव्वर राणा जी के साथ मैंने कई डिबेट किए हैं, बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कहा, आप उससे सहमत हैं? मैं एक बहन से, एक भाई पूछ रहा है, आप सहमत हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तवायफ से भी कम पैसे में बिक गए? आप सहमत हैं अपने अब्बू जान के इस वाकया से? सहमत हैं बहन? संबित जी, इस पर बात परसों नरसों हो चुकी है। आज डिबेट का मौजू जो है उस पर रहिए। बेंगलुरु हिंसा है, सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल करना है भड़काने के लिए। आज आप जिस डिबेट में बैठे हैं उस पर बात करिए, बातों को मत घुमाइए। आप बातों की फिरकी में बहुत बड़े माहिर होंगे, लेकिन हमारे से नहीं चलेगी आपकी फिरकीबाजी। आप यहाँ बैठ करके जिस मौजू पे बात हो रही है उस पर बात करिए। अब आपने बोल दिया हो तो मैं, बहन ऐसा नहीं चलेगा। नहीं बहन, ऐसा नहीं होगा। मैं रोज बैठ करके एक बात की सफाई नहीं दूंगी, मैं रोज बैठ करके सवाल नहीं करूंगी कि रोज एक भारतीय जनता पार्टी का कोई आएगा और मैं उसके सामने बैठूंगी। जो बात हुई थी वो मीडिया में है, उन्होंने अपनी भी बात कही, मैं अपनी भी कह चुकी हूँ। मैं रोज बैठ करके एक बात पे, अब आपको मैंने सुन लिया, आप अगर इजाजत दें तो मैं प्लीज बोल दूं। आपको जो टॉपिक निकाला है आप उस पे बात नहीं, आप नहीं, ठीक है, आप नहीं, मैं जानता हूँ आप उपराष्ट्रपति हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मगर मुझे, हाँ धन्यवाद बहन। देखिए, मैं इसलिए इसको, एक सेकेंड, आप इतना गुस्सा मत खाइए। मैं किसी और के बयान के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके बहुत ही रेस्पेक्टेड अब्बू जान के बयान के बारे में पूछ रहा हूँ, और वो कोई ऐसे इतना टाइम नहीं होता है ना कि एक बात को 10 बार बीच में बोले हम। अच्छा, इतना टाइम ही नहीं होता है? ये डिबेट में आके आप बोलती है मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं अपने अब्बू जान ने जो सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ कहते हैं, उस पे मैं कुछ बोलूंगी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अब्बू जान के पास इतना टाइम क्यों है? उनके पास इतना टाइम क्यों है कि हिंदुस्तान के संविधान को तार-तार कर देते हैं? नहीं हो चुकी है, नहीं बहना, नहीं हुई है बहना, इसका उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बुद्धिजीवी, बारूदी बुद्धिजीवी इसी बारूद के ऊपर बम फटते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, क्या बोलते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो क्या था? नहीं, क्या बोलते थे? बिल्कुल मैं बताता हूँ, इसका उत्तर मैं बताता हूँ। मैंने बोला है, मंदिर वही बनाएंगे। मैं जवाब देता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ, मैं अभी जवाब दे रहा हूँ बहना, सुन लीजिए। आप बहुत बड़े देश रक्षक हैं, संविधान रक्षक हैं। जवाब दे रहा हूँ बहना, उसी का जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ, वही बनेगा, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ बहना। मैंने तो खुद कहा बैठ मौलाना बैठ, मंदिर वही बनेगा। क्यों बोला है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी माँ होती है ना, वो जानती है कि मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वो सीना ठोक के माँ या पिता बोलता है कि मैं जानता हूँ कि फैसला मेरे मेरे बेटे के हक में आएगा। ठीक उसी प्रकार हम जानते हैं ना कि वही भगवान राम की उत्पत्ति हुई थी। यही मैं आपके मुंह से कबूलवाना चाह रही थी। आपको ये बात मालूम थी कि फैसला मेरे ही हक में आएगा। मेरे को बोलने दीजिए, राम के बच्चों को बोलने दीजिए। मैं आपके बीच में कितनी, हमारी आस्था थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। कंप्लीट करने दीजिए।
नहीं, आस्था तो दिख रही है सुमैया राणा जी, आस्था तो दिख रही है। अमीश भाई, मुझे इसका प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट करने दीजिए, और प्लीज अबाध्य कंप्लीट करने दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है मेरी बहन ने। आपने कहा कि हम कैसे कहते थे कि मंदिर वही बनेगा, इसलिए कहते थे कि सारे साक्ष्य, सारे फैक्ट्स हमारे पास थे, और जिसके पास फैक्ट्स होता है ना, वो सीना ठोक के कहता है कि हमारे पास तथ्य है, और जिसके पास तथ्य नहीं होता है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तवायफ कहता है और गाली देता है। ये फर्क है, ये फर्क है, बातों में फर्क है। ना दिखाइए, शोएब जमाई, गलत दिखाइए कहाँ कहा गया है। बिल्कुल ओके 20 मिनट हो चुके हैं। मैं सीधा रुक करता हूं शोएब जमाई, आपके पास आता हूं और मैं सीधा आपका रुक करता हूं और आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं मैं। क्या आपको लगता है दंगे से ज्यादा दंगे वाली सोच हानिकारक है मुल्क के लिए? आज तो हम देश में अमन की बात करें, जिस सोच ने दिल्ली जलाई, जिस सोच ने बेंगलुरु जलाया, जिस सोच ने सीए एनआरसी के बाद लखनऊ को जलाने की कोशिश करी। बिल्कुल, देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले देशवासियों को 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप बेंगलुरु और दिल्ली का नाम तो लेते हैं लेकिन कभी गुजरात का नाम नहीं लेते। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझे 2 मिनट वक्त दिया जाए। मैं 3-4 पॉइंट में अपनी बात बिल्कुल 40 सेकंड आपके पास रखिए, 3-4 पॉइंट में अपनी बात रखूं। 40 सेकंड तो नहीं, कम से कम 2 मिनट तो दीजिए जी। देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझता हूँ कि इस देश में जो भी संगठन देश की अखंडता, एकता को बिगाड़ने का काम करती है, देश की शांति व्यवस्था को ख़त्म करती है, सरकार को उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो एसडीपीआई हो या पीएफआई हो, या फिर पिछले 70 सालों से जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हो, चाहे वीएचपी हो, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, आरएसएस ने बताइए क्या करा, आरएसएस ने बताइए कैसा करा? बाढ़ के अंदर लोगों की मदद करना आरएसएस का गलत काम है? बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपने पीएफआई के साथ आरएसएस को कंपेयर कर दिया। आरएसएस का बैकग्राउंड पढ़ा आपने? बता रहा हूं ना, पढ़ के बोलिए। अरे सर, बता रहा हूं। आरएसएस का बैकग्राउंड बताइए क्या है? प्रवक्ता नहीं है ना, मुझे सुन लीजिए। अरे आपको इतनी बुरा क्यों लग रहा है? मैं बता रहा हूं, बैकग्राउंड बता रहा हूं। यही नैरेटिव है कि आरएसएस बाढ़ में मदद करती है, और देखो मदद करती है, जबकि आरएसएस के मेंबर दिल्ली दंगों में गिरफ्तार हुए। 11 आरएसएस के मेंबर को दिल्ली दंगों में गिरफ्तार किया गया गोली मारने के लिए, अब्दुल हकीम के पिताजी को, और ये दिल्ली के एफआईआर में दर्ज है, चार्जशीट में। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, बजरंग दल क्या मॉब लिंचिंग नहीं करती है? वीएचपी का नाम जो है, मैं आपको बता रहा हूं कि बाबरी मस्जिद शहीद करने में, देश में पिछले 70 साल में आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार नहीं थी। कभी सुना है आरएसएस ने किसी पुलिस चौकी को फूंक दिया हो? कभी सुना है आरएसएस ने सड़कों पे आगजनी करी हो? अगर सुना है और अगर आपके पास प्रूफ है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं इस डिबेट के अंदर, यू प्रूव इट एंड आई विल एक्सपोज आरएसएस। यू प्रूव इट राइट नाउ। यू टेल मी वन न्यूज स्टोरी जिसके अंदर आरएसएस ने पुलिस थाना फूंक दिया हो, जिस इस संगठन ने लोगों को जाके, मुझे तो बताइए। चलिए सुन लीजिए ना, सुनाइए मेरे जवाब वाला। मुझे तो बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ दिल्ली दंगों की बात करता हूं जो मेरे आंखों के सामने हुआ, जिसमें आरएसएस के 11 मेंबर चार्जशीट आ चुकी है। चार्जशीट में किस आरएसएस के आदमी का नाम है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। अरे सुनिए ना, आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अपने घर के कमरे में बैठ के इन्वेस्टिगेशन मत करिए। आपकी इन्वेस्टिगेशन में तो दिल्ली के पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में तो ताहिर हुसैन साफ निकल आएगा, क्लीन चिट निकल आएगा। सर सुनिए ना, मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं। 15 जून 2018 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी। सुनिए, CIA जो कि अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जो दुनिया में बड़े बड़े टेररिस्ट संगठन को आइडेंटिफाई करती है, CA ने एक पब्लिश किया वर्ल्ड फैक्ट बुक। उसने बजरंग दल और VHP को रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा। कैसा? जैसे मोहम्मद शहजाद पूनावाला विल रिस्पॉन्ड। ओके, होल्ड ऑन संबित। शहजाद पूनावाला हुआ शोएब जमाई आपका दिनों के बाद आपके डिबेट में आया हूं। जी अमीश, मैं अपनी बात रख सकता हूँ। 27 मिनट बाद मुझे आप मौका दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि मुझे कम से कम 27 सेकंड बोलने का मौका मिलेगा। दरअसल देखिए क्या हो रहा है अमीश, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी। संविधान के नाम पर
मुस्लिम कार्ड और दंगा कंपनी काम पर। आपको मैं बताता हूँ, देखिए कंबल वाली स्टोरी बताकर बहन ने मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड तो खेल ही दिया, जिसके बारे में संबित पात्रा कह रहे थे। अब इनका शाहीन बाग सोच, जो आप कह रहे हैं दंगा वाली सोच, ये दरअसल शाहीन बाग सोच, और ये शाहीन बाग सोच के 3-4 पंक्तियां मैं बता देता हूँ। लगाएंगे अल्लाह अकबर या ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा, लेंगे हिंसा का सहारा, बनाएंगे श्रृंखला ऑफ मानवता और बोलेंगे इसको देखिए ये हमारी प्रतीक ऑफ भाईचारा, और कहेंगे वोट बैंक के नाम पर ये सब कुछ हो हमें गवारा। ये दरअसल वोट बैंक के नाम पर ये जो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक ये शाहीन बाग मॉडल या शाहीन बाग स्कूल या शाहीन बाग फैक्ट्री ऑफ राइट्स चल रही है, और इसमें वही किरदार है। ये पीएफआई वहां पे भी शामिल थी, और वहां पर भी जो था वो स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड राइट्स थे। वहां पर भी ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनाइज्ड राइट्स थे। आप चलिए यूपी में, वहां पे भी पीएफआई का हाथ था। आप आइए बेंगलुरु में भी, यहां पे भी वही महागठबंधन है। कोई सपा का पुराना नेता है, कोई एक कॉरपोरेटर का हस्बैंड है कांग्रेस का, और यही एसडीपीआई पीएफआई है। और इसीलिए ये इनका महागठबंधन है, दंगों का महागठबंधन, इसलिए वो कभी भी पीएफआई या एसडीपीआई पर पाबंदी की मांग नहीं कर सकते। वैसे तो दलित करेंगे, पर दलित पर इतना बड़ा हमला हो गया तो अभी ये मुंह नहीं खोलेंगे। मैं दूसरा सवाल, ये मेरी बहन बैठी है, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। ये कंबल वाली बहन जो है हमारी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कह रही है कि सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाना चाहिए जो धार्मिक पोस्ट है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है, पर मुझे एक बात बताइए बहन मेरी, आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं। हिंदुओं के बारे में ये कहा गया राम काल्पनिक है, हिंदुओं के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला कि भाई हम मंदिर तोड़ के मस्जिद बना देंगे। कितने हिंदू सड़क पर आ गए? क्योंकि वो बहुसंख्यक समाज संविधान को आगे रखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहन, राणा बहन, मुझे बताइए संविधान बड़ा या शरिया बड़ा? आपके लिए क्या बड़ा है? अगर संविधान बड़ा होता तो आप पुलिस स्टेशन नहीं फूंक देती, आप कंबल निकलकर 144 का वायलेशन करते हुए सीए के नाम पर सड़कों पर नहीं उतरी होती। ठीक है, सुमैया राणा बोलिए, और आपके सुमैया राणा 30 सेकंड बोलिए, देन अतिकुर रहमान साहब। शरिया सुमैया राणा। जी बिल्कुल। देखिए शहजाद, आपने कहा कि कौन निकल आया, इन्हें मालूम है कि सरकार इनकी, पुलिस इनकी, तो इनको क्या करने की ज़रूरत है? हमें तो अपना हक खुद लेना है ना। लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ तो भी कमलेश तिवारी कर देंगे आप नवीन का, नुकसान पहुंचाने तो आप कमलेश तिवारी कर देंगे क्या? षड्यंत्र रचते हैं। आप ये बताइए देश में हमारा संविधान हम किस पर जाकर के बात शरिया? करें, किस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे जाकर के? अगर हम तो क्या आंदोलन तो करना संवैधानिक असंवैधानिक है? अगर हम आंदोलन करने को सड़क पे उतरते हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या और सिखाया रही था बात आपको? हिंसा फैलाने की, ये अभी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था हिंसा का रास्ता गलत है, उनके ऊपर कचरा फेंका जाता था, वो कभी हिंसा नहीं करते थे। दंगाई आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे लोगों में से हैं। ओके, अतिकुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं। अतिकुर रहमान और शोएब गवाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अतिकुर रहमान पहले। अमीश जी। मानव श्रृंखला का तो धर्म इन्होंने पहचान लिया, मानव श्रृंखला का धर्म इनको पता है, पर अब ये कह रहे किसने पुलिस स्टेशन फूका हमें क्या पता? ये अल्लाह अकबर के नारे लगा के किसने पुलिस स्टेशन फूका जी? इनको नहीं पता। अतिकुर रहमान, किसने फूका पुलिस स्टेशन? ये दंगाई सोच से आजादी कब मिलेगी इस हिंदुस्तान को? मुझे क्या पता, मैंने ये कहा 1000 लोगों की भीड़ में जब 50 जिन्होंने मंदिर बताया उनका धर्म पता है, लेकिन जिन्होंने पुलिस चौकी जला दी उसका धर्म नहीं पता, जिन्होंने गाड़ियां फूंक दी उसका धर्म नहीं पता, जिन्होंने एमएलए का घर पे तोड़फोड़ करी उसका धर्म नहीं पता। किसी भी धर्म पर अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून का राज है इस देश के अंदर, संविधान का राज है इस देश के अंदर, किसी का और का राज नहीं है। करता है उसको बचाती है पुलिस। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? नहीं, पुलिस ने तो बचाया तभी तो बचे, नहीं तो यहां तो प्लान पुलिस वालों को ही फूकने का था ना। मैं रुक करता हूं अतिकुर रहमान का। अतिकुर रहमान, जामिया में जो गोपाल चला गया था उसके बारे में क्या ख्याल है? एक सेकंड मैडम अब रुकिए, बाकियों को भी आने दीजिए। सुमैया राणा जी, आप ही की सोच वाले हैं ये भी। अतिकुर रहमान साहब। अरे आइए, मुझे कुछ अमीश भाई, आपका ये जो हैशटैग है ये बड़ा प्यारा है कि दंगाई सोच से आजादी कब, और इसका जवाब इस सवाल में मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि हु विल बेल द कैट। ओके, आज तक के अमीश भाई बताइए कि जितने भी दंगे हुए हैं आजादी से लेके अब तक के, उसका राजनीतिक फायदा किस किस को पहुंचा है? 1974 में मिसिस गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में एक बहस है, उसमें मिसिस गांधी पूछ रही है वाजपेयी जी से कि क्या बात है,
वाजपेयी जी जहां कहीं आरएसएस प्रचारक जाते हैं उसके 5 दिनों के अंदर वहां पर दंगा हो जाता है। तो वाजपेयी जी जवाब देते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है और मिसिस गांधी कहती है कि ये एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है। मैं आपको बताऊं अमित भाई, जब तक कि ये राजनीतिक पार्टियां अपने वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल करते रहेंगी, आपके इस हैशटैग का जवाब आपको नहीं मिलेगा। आप मुझे नहीं, बताइए, मैं राजनीतिक, बिल्कुल आपकी सही बात, राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही होंगी, करती रही होंगी, लेकिन अब आप मुझे बताइए दिल्ली दंगे सीए एनआरसी के बाद जो शाहीन बाग की वजह से जो इतना बड़ा तमाशा हुआ इस देश के अंदर, उसका दंगे हुए, उसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उसके बाद बेंगलुरु, भावनाएं सिर्फ एक तरफ की होती हैं। या दिल्ली हो, उसका राजनीतिक फायदा किसको पहुंचा? हु विल बेल द कैट? अमित जी आपको करना चाहिए, लेकिन आपका भाव भी उसी तरफ जा रहा है ना। सर मेरा झुकाव तो देश की तरफ है, मेरा झुकाव तो देश के संविधान की तरफ है। लगातार कोशिश की ना मेरा झुकाव उनकी तरफ बिल्कुल नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर सीजीआई को अभद्र भाषा बोले। मेरा झुकाव बिल्कुल उनकी तरफ नहीं है, ना हो सकता है। मेरा झुकाव देशभक्तों की तरफ है, मेरा झुकाव देश के संविधान की तरफ है। मैं आ सकता हूं जी संबित, रिस्पॉन्ड टू अतिकुर रहमान। संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी संबित पात्रा जी ने। बेंगलोर में तो संविधान को सम्मान मिला, पुलिस चौकी जलाकर संविधान बचाया जाएगा। एक सेकंड पुलिस चौकी जलाकर मैं चिल्ला नहीं रहा था, शांति से सुन रहा हूं। अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अब शांति से सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं चिल्लाया। अब अमीश भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चिल्ला चोट ना हो। धन्यवाद। अमीश भाई, आपने शायद मार्क नहीं किया, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके डिबेट में कही गई और हम में से किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आपने मिस राणा से कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने कहा हम किसके पास जाएं? सरकार आपकी, पुलिस आपकी, और इनके पिता ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी तो हमारे हैं और न्यायालय भी हमारा है। तो ये कहां जाएंगे? ये सरकार इनकी नहीं है। आप सोचिए, जो सरकार चुनी हुई सरकार है वो इनकी सरकार नहीं है। जो पुलिस प्रशासन सरकार द्वारा बनाई गई है और भारत के लोगों और संविधान द्वारा बनाई गई है, उस पर वो विश्वास नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट इनकी नहीं है, वो तो तवायफ है। और तो और इसीलिए दिल्ली के जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, उन्होंने दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने चिट्ठी लिखी थी इराक और ईरान को कि आप लोग आके भारत में मुसलमानों को बचाइए, क्योंकि यहां तो कोई हमारा है नहीं। तो आप इनके माइंड को सोचिए। सबसे बड़ी बात है, आप जरा शोएब जमाई की तस्वीर को यहां दिखाइए। मैं कुछ कहने वाला हूं। एक चीज हो, एक सोच होती है जिसको गजवाए हिंद कहते हैं। शोएब जमाई, आप शोएब जमाई के पीछे, आज शोएब जमाई जी के पीछे आप इंडिया के नेशनल फ्लैग को देखिए। इंडिया के नेशनल फ्लैग के ऊपर इन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर उन्होंने इंडिया के नेशनल फ्लैग के ऊपर उर्दू में कुछ लिखा है। ठीक है, अगर गलती से संबित पात्रा ने इंडिया के नेशनल फ्लैग के ऊपर संस्कृत में लिख दिया होता ईद मुबारक लिखा है, अगर मैं यहीं पर ओम गण गणपताय नमः, ठीक है, अगर मैं नेशनल फ्लैग के ऊपर ओम गणेशाय नमः लिख देता, नहीं हो क्या? अरे तो मैंने सुन लिया, मैं सुन लिया। भारतीय एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला था। अमीश भाई, अब मैं चाहूंगा, अब मैंने इन्होंने बोल दिया ईद मुबारक लिखा हुआ है क्योंकि मैं उर्दू पढ़ नहीं सकता हूँ। अब मैं सुन लिया, मैंने, अरे मुझे पता है आपको सुन लिया, अब मुझे बोलने दिया जाए। अमीश भाई, दिक्कत है सर, अमीश भाई, मैं प्लीज बोल सकता हूँ? बोलने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। 50 सेकंड बंद हो सकती है। रुक, नहीं सुनना पड़ेगा, मगर मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, फिर सुनना पड़ेगा। अमीश भाई बोलिए। अगर नेशनल फ्लैग के ऊपर संबित पात्रा, एक सेकंड सुन लीजिए, अगर नेशनल फ्लैग के ऊपर संबित पात्रा ओम गणेशाय नमः लिखकर पीछे लगाता तो ये कहते ये आरएसएस और ये संघी जो हैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं क्यों ना, मैं ईद मुबारक आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। आपने नेशनल फ्लैग के ऊपर ईद मुबारक लिखा। अगर मैं कह दूं कि आप गजवाए हिंद बनाना चाह रहे हैं क्योंकि आप अभी आरएसएस के ऊपर उंगली उठा रहे थे, तो आपकी हवा निकल जाएगी। आप कहेंगे, आप अपना विक्टिम कार्ड निकाल के खेलना शुरू कर देंगे। नहीं, हंसने की बात नहीं है।
आप जानते हैं नेशनल फ्लैग कैन नॉट बी डेसिक्रेटेड। ना तो मैं उस पे गणेश उत्सव की बधाई दे सकता हूं और ना ही नेशनल फ्लैग के ऊपर आप कुछ डेसिक्रेशन कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग सैक्रोसैंक्ट होता है, मगर खैर आपको, क्योंकि आप संविधान को मानते नहीं है, आपके लिए सरिया ही सब कुछ है। ये सरकार भी आपकी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट भी आपकी नहीं है। सुन लीजिए, अच्छे से सुनिए मेरी बात। और ये शोएब जमाई आपने आरएसएस और आपने बीजेपी के बारे में बताया। आप बताइए, ये ओसामा बिन लादेन और आईएसआईएस भी ये आरएसएस के कारण हो रहा है। सीरिया, आपका बस चले तो आप तो बोलेंगे सीरिया में आईएसआईएस जो कर रही है ये सब आरएसएस के कारण हो रहा है। आपका बस चलेगा तो आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन ने भी आरएसएस के कारण बदले के भाव से काम किया है। तो ये हर जगह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, ये बात साफ है कि बेंगलोर के अंदर प्लानिंग बड़ी थी। बेंगलोर के अंदर 800 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, एफआईआर में उनका नाम है। उसके अलावा पुलिस वालों को मारने की साजिश थी, शहर को जलाने की कोशिश थी। कुछ बचता है क्या? उन दंगाइयों से पैसे वसूल लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? जिन्होंने जलाया, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के कौन सा संविधान बचाया जा रहा है? शोएब जमाई, अब मैं आपको जवाब देता हूं। देखिए, मैं पहले संबित पात्रा जी को जवाब देना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि हम जो डिबेट करते हैं, चूंकि करोड़ों लोग देखते हैं, हमें भी डिबेट के दौरान किसी की आस्था पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। कुछ अभी 2 दिन पहले ही कुछ ऐसा हुआ था, संबित जी ने किसी के ऊपर जो है टीका टिप्पणी की थी, उनके टीके पर, उनके कलावे पर, उनको जयचंद तक कहा। उनकी पत्नी ने कहा कि जो है उन्होंने इस बात को इतना दिल से ले लिया कि वो दुनिया से चले गए। मुझे लगता है कि इस देश में किसी को सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ था, जो व्यक्ति चला गया उनकी लाश पर एक गंदा खेल खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति चला गया, जिसकी नियति ने, जिसको ईश्वर ने उठा दिया, नियति की वजह से चला गया, अगर ऐसी बात होगी तो आपने संबित पात्रा को एक सेकंड रुके, आपने नरेंद्र मोदी को, आपने अमित शाह को, आपने संबित पात्रा को क्या कुछ नहीं कहा इस डिबेट के अंदर? त्यागी जी की पत्नी ने कहा, कुछ भी बोलते हैं आप लोग। मैं जवाब देता हूं, एक सेकंड वीडियो देखिए। ये बहस बनाई है, ये विषय नहीं है आज की बहस का। मैं जवाब देता हूं। शर्मनाक बात। अरे भैया, किसी की लाश पर राजनीति करते हो? जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे अभी तो चौथा नहीं हुआ उस व्यक्ति का, आप लोग उस लाश पर राजनीति कर रहे हो, और जो उस लाश पर राजनीति कर रहा है और इतनी घिनौनी बात कर रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। अमीश, अरे चिता ठंडी नहीं हुई और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो अपनी, शेमफुल। नहीं, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगा। व्यक्तिगत हमला हुआ है, मैं इस पे कहना चाहूंगा। बोलिए, कहना चाहूंगा मैं देखिए, मुझे राजीव त्यागी जी मेरे अनन्य मित्रों में से एक थे। हर वर्ष आम भिजवाते थे, हमारी फोन पे घंटों बात होती थी। मैं उनको नमन करता हूं। हाँ, डिबेट करना हमारा कर्तव्य है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अतीकुर रहमान मेरे दुश्मन हैं और मैं इनको मार डालूंगा। एक बात याद रखिए, अगर कांग्रेस पार्टी या आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई थी, तो मैं पूछ रहा हूं, मैं एक नागरिक के नाते पूछ रहा हूं, अगर उनकी हत्या की गई थी तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया? ये डेरिक्लेक्शन ऑफ ड्यूटी क्यों है? उनको जहर दिया गया, किस प्रकार से हत्या की गई, क्या हुआ, ये सब विषय जांच का विषय था। क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया? मैं अपने भाई से पूछ रहा हूं। That is not a topic. I think Sambit, you also should not indulge in this. Exactly, that is not the topic. जो लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है उनकी, तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। I think God bless his soul. उनकी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है। Let's get back to the debate. शहजाद पूनावाला। अमीश, देखिए, पहले तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से ये संबित पर हमला किया। चाहे आपकी विचारधारा जो भी हो, ऐसे डिबेट में नहीं होना चाहिए। पर बहरहाल इस बात से आगे बढ़ते हैं। मेरे 2 स्पेसिफिक सवाल है। पहला सवाल मेरा ये है कि देखिए, जो करेगा दंगाई उसको करनी पड़ेगी भरपाई। ये किसने कहा? ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और योगी आदित्यनाथ ने पहली बार अपनी यूपी की सरकार में इसका पालन किया है। तो पहले तो ये प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट का और संविधान का फंडामेंटल ड्यूटी है। दूसरी बात, तो इधर भी भरपाई होनी चाहिए। दूसरी बात, ये अतीकुर रहमान साहब जो बेल द कैट कह रहे थे, उनको पूछिए जरा, बेल द कैट करना है तो भाई इंदिरा गांधी का उन्होंने बताया। तो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के जमाने में और कांग्रेस पार्टी के जमाने में दिल्ली दंगे, अहमदाबाद दंगे, मुंबई के दंगे, भागलपुर, हाशिमपुरा, तमाम दंगे हुए। गुजरात में दंगों के लिए सरकार जिम्मेदार, बेंगलुरु में दंगों के लिए सरकार जिम्मेदार, इंदिरा के दंगे के लिए आरएसएस जिम्मेदार। ये कैसा दोहरा मापदंड है? और तीसरा सवाल, मेरी कंबल वाली बहन, मेरी
कंबल वाली बहन से आगे सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन अभी आतिक उर रहमान से सवाल पूछा था, एक ही बारी में 200 सवाल पूछेंगे तो जवाब किससे लेंगे? मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। आतिक उर रहमान जवाब सवाल है, डिबेट का मेन सवाल है। जी जी जी, नहीं, डिबेट का मेन सवाल है। कंबल वाली बहन से एक डिबेट का मेन सवाल है। जी जी, कंबल वाली बहन ने बोला कि हाय हम कहां जाए, हमारी कोई नहीं सुनता, हम कहां जाए। तो कंबल वाली बहन ये बताओ कि संविधान में आपकी आस्था ज्यादा है या शरिया में? आपके लिए पहला क्या है? संविधान में आपके पास ये भी ऑप्शन था कि पुलिस ठीक है, शहजाद हुआ शहजाद आपने बोला, आप मुझे बताओ कि आप गला काटने वाली शरिया वाली बात पे है या संविधान वाली बात? आतिक उर रहमान, फर्स्ट यू रिस्पॉन्ड। फिर से मैं दोहराऊंगा अमीश जी, आपका हैशटैग दंगाई सोच से आजादी कब, हु विल बेल द कैट पे एतराज हो रहा है शहजाद को। तो आप मुझे बताइए, जब 1984 के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप, तो हम क्यों नहीं 2002 के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार ठहराएं? आप कैसे ये सोच सकते हैं? तो फिर आप आरएसएस को क्यों दोष दे रहे थे? फिर आरएसएस को क्यों दोष दे रहे थे? 2002 भूल जाए? फिर आरएसएस को क्यों दोष दिया भाई अभी आपने? कि ऐसा हमारा मुल्क है, या आपके हैशटैग अरे के मिस्टर हवाले से बोल रहा हूं मैं, मिस्टर कैट, ऐसा मुल्क अभी आपने आरएसएस को दोष दिया। करने के बाद लोग प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो पीएफआई एसडीपीआई को बैन करना चाहिए, जिसका हर दंगे में नाम आ रहा है। एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करना चाहिए। आतिक उर रहमान, एक सेकंड, आप ताली मार रहे हैं, लेकिन एक बताइए, एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करना चाहिए, जिसका हर दंगे में नाम आ रहा है, उसका साथ देंगे आप? Who will build the cat? एसडीपीआई, आतिक उर रहमान, मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट है, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, एसडीपीआई पीएफआई को बैन करना चाहिए, पड़ेगा कैट को। Let me bell the cat. Let me bell the cat. Okay. I am belling the cat. I am belling the cat. SDPI, PFI is the cat. We have to bell it. Will you agree? एक सेकेंड, will you agree, आतिक उर रहमान? ये गोट है, कैट अरे साहब, 70 साल पुरानी आरएसएस को तो करके दिखाओ पहले। Not SDPI, PFI. Oh my God. जुमा 8 दिन हुए नहीं है एसडीपीआई को। अच्छा, एसडीपीआई को बैन नहीं करना चाहिए, क्यों? सोशल वर्क देखो। अच्छा, सिमी को बैन करना सही था कि गलत था? सिमी को बैन करना सही था कि गलत था? बेंगलुरु में हादसा हुआ। दिस एक्सपोजेस बाय, यही एक्सपोज करता है इनका माइंडसेट, यही एक्सपोज करता है पूरी कहानी को। आतिक उर रहमान, होल्ड ऑन। शोएब जवाई, एसडीपीआई और पीएफआई को बैन करना चाहिए, यस और नो? होल्ड ऑन। इसको कोई टक्कर दे सकता है? ओके। शोएब जवाई जी, एसडीपीआई पीएफआई को बैन करना चाहिए, यस और नो? अ सिंपल यस और नो। बैन करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। सीआईए ने जिसको बैन किया पहले, वो तो बैन कर दीजिए। भाई, आतिक उर रहमान ने 5 बारी पूछा, हु विल बेल द कैट? अमीश देवगन, आपको कैट को बेल करना चाहिए। आई एम बेलिंग द कैट। एसडीपीआई एंड पीएफआई आर द दंगाई कैट्स, वी हैव टू बेल इट। टेल मी, वही दंगा करने वाली बिल्लियां हैं, उन्हें पकड़िए। वैसे मैं बिल्लियों से बर्दाश्त करता हूं, लेकिन वही दंगा करने वाली बिल्लियां हैं। अब तक तो इलेक्शन कमीशन तो चली गई चूहे खाकर। अरे भाई, अब तक तो इलेक्शन कमीशन एसडीपीआई को चुनाव लड़ने की इजाजत दे रही है। इन्वेस्टिगेशन कीजिए, गिल्टी होता है तो कीजिए। अरे भाई, वामपंथी सरकार ने बोला इन्वेस्टिगेशन क्या, तो राम मंदिर का निर्णय नहीं मान रहे, इन्वेस्टिगेशन को मानेंगे? नहीं करना चाहिए। आतिक उर रहमान, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने बोला कि प्लीज बेल द कैट, आई हैव बेल्ड द कैट, लेकिन लुक एट द रिस्पांस। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का जबरदस्त एडिशन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। ट्विटर पे मेरे को बहुत सारे रिएक्शन सुनने को मिल रहे हैं, काफी सारे मेहमान हैं मेरे साथ। समित पात्रा, 30 सेकेंड लास्ट कमेंट्स ऑन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक, दंगाई सोच। आवाज नहीं आ रही है। समित इज नॉट देयर। शोएब जवाई, नहीं आ रहा। समित इज देयर। समित बोलिए। विषय को रखना चाहूँ, ये धन्यवाद। मैं 3 विषयों पे अपना विषय रखता हूँ, बहुत छोटे 30 सेकंड समित। पहला तो इन्होंने बार बार कैट, हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट, हु विल बेल द कैट कहा। ये वो कैट है, ये वो आतंकी कैट है जो 100 चूहे खा के हज को जाने की चेष्टा कर रही है। अभी आपने पूछा पीएफआई को बैन करने के लिए, किसी की आवाज नहीं, दोनों कैट बैठे हुए हैं, 3 कैट, बल्कि तीनों कैट के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है कि पीएफआई को बैन करना चाहिए कि नहीं, और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी बात है, आप जानते हैं जो विधायक बेंगलुरु में मैं भी बेल द कैट करता हूं, घर जला दिया गया। बताओ, आरएसएस को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं आरएसएस को बैन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एक सेकंड,
आई बेल द कैट, टीवी के लेट मी बेल द कैट। तो बाहर क्या करते हैं आरएसएस को बैन करना चाहिए। क्या बेल द कैट? बेल सर, द कैट मैं का मतलब पता शालीनता है से क्या कह होता रहा है? हूं। पहले बेल द कैट का मतलब पढ़ के आइए जाके, उसके मैं बाद बेल द आपकी- कैट करिएगा। अब सुनिए ध्यान मैं से आपकी जरा। नहीं मैं पहले आपकी डू यू नो तरह व्हाट इज द डिबेट में मीनिंग ऑफ किसी बेल द को कैट? मार डू नहीं यू नो? देता हूं। ना डू यू नो ना व्हाट इज द मैं मीनिंग ऑफ आपकी बेल तरह द कैट? डिबेट में डू यू किसी नो? को मार नहीं देता हूं। आप ही ने अतिक्रमण। मारा है। पहले बताओ, आपने आरएसएस उस को दिन बैन डिबेट करना में चाहिए कि कहा नहीं करना कि चाहिए? अगर आप आग लगाओ, आप अगर आग में हाथ डालोगे तो मर जाओगे। आप ही ने मारा है। आरएसएस में बैन आप करना हत्यारे चाहिए, नहीं हो। करना चाहिए? आपने लास्ट में सरदार कहा पटेल था, ने बैन किया, आप- नहीं मुझे किया? लगता है इस बहस में नहीं आना चाहिए। अतिकुर रहमान, टेन सेकंड। अतिकुर रहमान, ओके शोएब जवाई, संबित पात्रा, होल्ड ऑन। अतिकुर रहमान किसी के बीच में नहीं बोलते, मुझे उनको, मैं सबको ऑडियो डाउन करके उनको 10 सेकंड दे रहा हूं। अतिकुर रहमान बोलिए। जी बधाई हो अमित जी कि आपने एसडीपीआई को बैल किया। अब आप मुझे बताइए कि एसडीपीआई और पीएफआई के कितने एमएलए हैं पूरे हिंदुस्तान में और कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? वो तो बिना और उसी वो के इतना सब RSS कुछ और कर रहे हैं। BJP चलिए, बहुत जो बहुत रथ यात्रा से, अमित जी प्लीज जी। प्लीज 20 सेकंड दे दीजिए। टाइम नहीं है मेरे पास। रथ यात्रा से लेके आज तक के 2 सीट से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आए, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। ठीक है, सिर्फ धर्म के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दंगाई सोच क्या होती है? दंगाई सोच ये होती है जब आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है तो उस निर्णय पर सवाल खड़ा करते हैं क्योंकि आपके पक्ष में नहीं आता। दंगाई सोच ये होती है जब आप कहते हैं कि हम फैसला ऑन द स्पॉट करेंगे। दंगाई सोच ये होती है, दंगाई सोच ये होती है जब आप प्रदर्शन को हिंसक बना दे, चाहे वो कोई भी धर्म का व्यक्ति बनाए, वो गलत है। नमस्कार।